हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है ईटूस इंडिया में। मैं आपका टीचर शरद आदिच। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जो क्लास 12 से ले गया है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बच्चों हम यहाँ पर बात करें, इसका मीनिंग हुआ वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करेंगे, वैद्युत रसायन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जे मेंस हो चाहे जे एडवांस हो, प्रश्न हमेशा पूछे आएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसके प्रश्नों को सोल्व करना है, क्योंकि एक बार अपने ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा पूरा ध्यान प्रश्नों को सोल्व करने में लग जाएगा और सारे के सारे प्रश्नों का आंसर हम एकदम करेक्ट दे सकते हैं। काफी सिंपल सा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाना है। और अब हम प्रारंभ करने वाले हैं किसी प्रकार का समय वेस्ट करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पर लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने नोट किया इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स वैद्युत और यहां पर है अपने पास में क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहिए और थोड़ी पेंटिंग करनी चाहिए ताकि सुंदर लगे हमें यहाँ पर, ताकि चैप्टर में इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। बच्चों, ये तो वो अपने पास में चैप्टर का हमने नाम लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यदि हम इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो ये होता है बच्चों क्या, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो उसको हमने बोला यहाँ पर वैद्युत रसायन, इसको लिख दिया हमने हिंदी में भी वैद्युत, और ये इसका मीनिंग क्या हुआ, रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन हमने नोट किया यहाँ पर। तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर का नाम है, 12th क्लास से लिया गया है और 12th क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है, क्वेश्चन इससे हमेशा बनते हैं चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसको प्रारंभ करें तो देखिए वैद्युत रसायन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों दो प्रकार की ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा की और रासायनिक ऊर्जा की। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर विद्युत की बात करनी है और साथ में हमें यहाँ पर रसायन की भी बात करनी होगी। ठीक है बच्चों, यदि मैं इसका शाब्दिक अर्थ और निकालता हूं तो यहाँ पर देखिए वैद्युत या इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत यहाँ पर धारा की हम बात करेंगे, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, विद्युत करंट। इसको हम बोल सकते हैं कि विद्युत से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलता है विद्युत करंट मिलता है। तो नोट किया हमने यहाँ पर, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ओके, और केमिस्ट्री ने जो रसायन है, रसायन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, केमिकल अभिक्रिया यहाँ पर चलती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो वैद्युत करंट में हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जीवन के लिए जल काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अब जीवन के लिए सेल या बैटरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दुनिया में सेल या बैटरी यदि हटा दी जाए तो हमारा जीवन हो सकता है कि थोड़ा निराशाजनक हो जाए। जैसे कि हम बात करें आपसे कि आपके पास में जो मोबाइल है या आपके पास में जो टैबलेट वगैरह जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, उसमें भी आपको एक सेल दिया जाता है और उस सेल के द्वारा ही वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आप हमारे वीडियो को वहां पर देख पा रहे हैं। ये तो हुआ बच्चों मोबाइल की बात करी हमने। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर माइक यूज कर रहा हूँ ये भी एक कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और उस कनेक्टर में भी क्या बच्चों वहां पर सेल हमें दिखाई दे रहा है। यदि हम बाहर की बात करें, यदि हम यहाँ पर अपने रूम को छोड़ के बाहर आते हैं तो जैसे अपनी गाड़ी है, कार है, बाइक है, जितनी भी जिससे आप सफर करते हैं उन सब में भी बैटरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि यदि हमारे जीवन से सेल को, बैटरी को हटा दिया जाए तो कितना निराशाजनक जीवन हमारा हो जाएगा। तो जीने के लिए जल के साथ में अब यहाँ पर बैटरी की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पूरे चैप्टर के अंदर सेल की बात करेंगे, यहाँ पर बैटरी की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हमने यहाँ पर चैप्टर प्रारंभ किया है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर विद्युत धारा, यानी यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा की हम बात करेंगे, यहाँ पर साथ में यहाँ पर हम केमिकल ऊर्जा की बात करेंगे और हम एक दूसरे को यहाँ पर आसानी से अंत परिवर्तन करने के नियम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारे रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बच्चों क्या करते हैं, वैद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तन करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा रखना चाहूँ इस चैप्टर की तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परिभाषा क्या होगी यहाँ पर कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे यहाँ पर हम रसायन
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केमिकल एनर्जी को, मतलब यहां पर हो गया आपके पास रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ओके, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर परिभाषा को प्रदर्शित किया और हम आपको बताएं कि यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम केमिकल एनर्जी को यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे, या फिर हम वहाँ पर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से केमिकल एनर्जी में चेंज कर पाएंगे। साथ ही बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास जो विलयन होते हैं उनकी चालकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, वो किस प्रकार से अपनी चालकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या, कि नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा को हम चेंज करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर, या फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर केमिकल एनर्जी को हम चेंज करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज करेंगे। और हमें यहाँ पर पढ़ना होगा लास्ट में कि यहाँ पर जो विलयन की चालकता होती है वो किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो विलयन की चालकता किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट है, सारा चैप्टर इनके आगे पीछे घूमता रहेगा और यहाँ पर हमें इस प्रकार से चैप्टर को पूरा भी करना होगा 3 पॉइंट को लेते हुए। तो आइए हम प्रारंभ करें कि इस चैप्टर का उद्योग विकास कैसे हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो सेल होते हैं या बैटरी होती है वो अपने पास में 2 प्रकार की होती है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम यहाँ पर 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर एक गैल्वेनिक सेल है, दूसरा अपने पास में कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट पाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 प्रकार के विद्युत सेल हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो नोट किया हमने यहाँ पर 2 प्रकार के विद्युत रसायन सेल मतलब बैटरी को हम इंग्लिश में सेल लिखेंगे। सेल 2 प्रकार के विद्युत रसायन सेल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हमारे जीवन में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, जिनमें हम आते हैं नंबर 1 पर गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर नोट किया हमने 2 प्रकार के सेल में हमने नोट किया यहाँ पर नंबर 1 पर है गैल्वेनिक सेल, ओके। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रकार के विद्युत सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में बच्चों क्या अंतर होता है, आइए थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों में क्या अंतर हमें दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि गैल्वेनिक जो सेल होगा इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि जो रसायन होते हैं उनसे ऊर्जा को निकालना होता है इनका काम, और ये उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल का मुख्य काम क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो हमने नोट किया कि इनका काम क्या है। इनका काम हुआ पहला नंबर पर कि ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, राइट।
इसका जस्ट उल्टा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनका काम क्या होगा बच्चों, वो विद्युत ऊर्जा को पुनः क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो हमने नोट किया इसका पहला पॉइंट कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा को क्या करेंगे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में पुनः परिवर्तित कर लेंगे और इसका काम क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम इसका होता है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो वहां पर मुझे रेडॉक्स अभिक्रियाएं दिखाई देगी, एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा। और ये जो अभिक्रिया है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये क्या चलेगी बच्चों, स्वतः चलेगी, स्पॉन्टेनियस चलती है। तो ये अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, स्वतः चलती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, स्वतः होती है। लिखा हमने यहाँ पर रेडॉक्स, यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, वो स्वतः चलती है। यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ये स्वतः चलती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम वहां पर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, विद्युत अपघट्य सेल के अंदर, तो वहां पर हमें पता लगेगा कि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे होती है, अस्वतः चलती है। तो नोट किया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अभिक्रिया अस्वतः नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वतः चलती है या होती है। तो यहाँ पर बच्चों अपचयन होगा या ऑक्सीकरण होगा, वो स्वतः चलता रहेगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ अस्वतः वो अभिक्रियाएं चलेगी। बच्चों जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियम में पढ़ा है कि यदि डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया कैसे होती है, वहाँ पर स्वतः चलती हुई हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 डाल के लिखेंगे इसको हम कि डेल्टा जी का मान यदि आपको 0 से कम मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा जी का मान क्या मिला, हमें नेगेटिव मिलता है, अतः अभिक्रिया कैसे चल रही है, स्वतः चलेगी। तो यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी के नियम से भी इसको समझा सकते हैं कि यदि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के अंदर डेल्टा जी का मान हमें नेगेटिव प्राप्त होता है, अतः अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, यहाँ पर स्वतः चलेगी। लेकिन हम उसके बात करें कौन से बच्चों, यहाँ पर विद्युत अपघट्य सेल की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट कि यहाँ पर अभिक्रिया अस्वतः है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या बच्चों, डेल्टा जी का मान हमें 0 से अधिक प्राप्त हुआ, अतः डेल्टा जी क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलता है। और ऊष्मागतिकी के नियम बोलते हैं कि जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है वह कभी स्वतः नहीं चलती है, वह अस्वतः संपन्न होती है। मतलब उनको चलाने के लिए में प्रेशर की आवश्यकता होती है, मतलब वहां पर हमें कुछ बाहर से फोर्स लगाना होगा, अतः वह अस्वतः अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगी। तो नेक्स्ट में बात है, हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। तो जब भी हम गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी बच्चों हम गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर हमें माइनस आवेश दिखाना है कि माइनस चार्ज उसके ऊपर होता है, और कैथोड पे बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो नोट करेंगे यहाँ पर हम 4th नंबर का पॉइंट कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में हमें एनोड जो बताएंगे उस पर क्या बताना, हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बताना है, और जो कैथोड होगा उसमें मुझे बताना है क्या, पॉजिटिव आवेश बताना है। ठीक है, तो एनोड पर नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा। कैसे होगा ये भी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों आया। लेकिन बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, विद्युत अपघट्य सेल की, तो वहां पर ये चिन्ह वहां पर परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम बात करें यहाँ पर 4th नंबर के पॉइंट की, तो यहाँ पे जो एनोड होगा उसका होगा कौन सा, पॉजिटिव आवेश होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा, कैथोड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव आवेश हमें दिखाई देगा। तो आवेश यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, हमें चेंज दिखाई दे रहा है, जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। तो उसका हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। हाँ, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि एनोड कैसा भी हो, चार्ज कैसा भी हो, हमें ध्यान रखना होगा कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण की घटना होती है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। और कैथोड क्या होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या अपचयन की अभिक्रिया देखी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एनोड का मीनिंग क्या होता है, कि एनोड का मीनिंग याद रखेंगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं ना, होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ग्रहण नहीं त्यागे जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, है ना। नेक्स्ट में बात है, यदि हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर हमेशा क्या होगा भाई? कैथोड पर होता है हमेशा, यहाँ हमेशा होगा अपचयन, यहाँ हमेशा अपचयन होता है। और अपचयन का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण करना है, कैथोड पर हमें हमेशा क्या करना है बच्चों? वहां पर हमें अपचयन को प्रदर्शित करना होगा। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर विभेद देखा। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम सेल पढ़ेंगे तो आप एनोड हम बनाएंगे पॉजिटिव वाला और कैथोड बनाएंगे हम नेगेटिव वाला। ठीक है, तो अब हम बच्चों प्रारंभ करते हैं हमारे पहले सेल को, जिसका नाम है कौन सा? गैल्वेनिक सेल। कि भाई गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे किया गया? क्या प्रारंभ से ही जो हमारे वैज्ञानिक थे उनको पता था कि भाई इस प्रकार का सेल बनना चाहिए, या ऐसा सेल बनेगा? तो देखते हैं कि इसका निर्माण वैज्ञानिकों ने कैसे किया। ठीक है, तो बच्चों एक प्रयोगशाला थी साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, उसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, और बाई चांस क्या हुआ कि एक जिंक की जो छड़ होती है, जिंक की एक रोड होती है, वो एक सॉल्यूशन में डाल के वो चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं, हो सकता है चाय नाश्ता करने चले गए होंगे। ठीक है, तो उनके प्रयोगशाला में वो जब वो प्रयोग कर रहे थे तो बाई मिस्टेक क्या हुआ बच्चों? बाई मिस्टेक ये हुआ कि एक बीकर में वहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था, और उसमें एक वैज्ञानिक ने अब जिंक की छड़ को डाल दिया, और डालकर वो माना किया। ठीक है, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा, माना कि वो चला गया। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे किया गया। तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले गैल्वेनिक सेल की हम बात करें। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं, है ना। प्रारंभ में काफी समय पहले कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलना है, कुछ ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ भाई? हुआ ये कि किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में एक बीकर में भरा हुआ था, क्या? एक बीकर में भरा हुआ था, वहां पर कॉपर सल्फेट का नीले कलर का विलेन भरा हुआ था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर भर रखा है इस बीकर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने भर दिया है। नीले कलर के लिए हम नीली चौक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इस बीकर के अंदर यहाँ पर नीले रंग का एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो यहाँ पर हमने नीले रंग का सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया है। ये जो नीला रंग है वो किस वजह से है? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस वजह से क्या है बच्चों? ये कुछ मीडियम इसका यहाँ पर, इसलिए नीले रंग का है। ठीक है, अब वैज्ञानिक ने क्या किया बच्चों? वैज्ञानिक ने यहाँ पर बाय मिस्टेक, हो सकता है कि बाय मिस्टेक उन्होंने यहाँ पर डाल दिया है, क्या? एक जिंक की छड़ को उन्होंने डाल दिया है। तो जिंक की छड़ के लिए मैं दूसरा कलर ले सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में दूसरा कलर है, हमने यहाँ पर एक डाल दी है रॉड जिंक की, माना कि जिंक की छड़ है इस प्रकार से। ओके, इसको आप टिका दें साइड में थोड़ा सा, इस प्रकार से हमने इसको टच कर दिया यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या था अपने पास में? ये अपने पास में जिंक की छड़ है। तो बाय मिस्टेक हो सकता है वैज्ञानिक इस कॉपर सल्फेट के नीले कलर के सॉल्यूशन में वो जिंक की छड़ को डालकर चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ओके, अब क्या हुआ बच्चों? वो डाल के तो चले गए। यहाँ पर हमें पता है कि इस विलेन का जो रंग है वो क्या था? अभी ये था ब्लू कलर का, नीले रंग का। हमने देखा ये क्या है? कॉपर सल्फेट का ब्लू विलेन है या सॉल्यूशन है। ओके, समझ जाएंगे आप।
जब साइंटिस्ट वापस आए उन्होंने देखा अपनी प्रयोगशाला के अंदर कि यहाँ पर कुछ अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, किसके बीच में? जिंक की जो छड़ है और कॉपर सल्फेट के विलयन में यहाँ पर कुछ अभिक्रिया चल रही है। तो उन्होंने देखा उसको ध्यान से और कुछ ऑब्जर्वेशन किया। कुछ यहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या क्या देखा, देखिए उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस फ्लास्क के हाथ लगाया, इस बिगर के हाथ लगाया, तो ये थोड़ा गरम गरम उनको दिखाई दिया। ऐसा लगा कि किसी ने इसको शायद गरम किया होगा, लेकिन किसी ने इसको गरम नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली बच्चों वहां पर गरम हो गया था। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जो प्रेक्षण किए वो क्या थे बच्चों? यहाँ पर देखिए, जब ऐसा हुआ तो उनको क्या पहले निष्कर्ष मिला उनको। यहाँ पर उन्होंने देखा, इसको ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं? हम प्रेक्षण की बात करते हैं। प्रेक्षण हिंदी में कहेंगे इनको, प्रेक्षण बोलते हैं। नंबर 1, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो पहले ठंडा था, जिंक की छड़ डालने पर बच्चों वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। ठीक है, तो नोट किया हमने यहाँ पर प्रेक्षण नंबर 1 कि यहाँ पर विलयन गर्म होने लगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। और क्या देखा उन्होंने बच्चों? उन्होंने और ये देखा कि यहां पर हम बात करें कि जो जिंक की जो छड़ थी वो जैसे पहले थी, जिस प्रकार से उसका आकार था वैसा आकार नहीं रहा, वो थोड़ी सी यहाँ पर गल गई है, थोड़ी सी वो यहाँ पर खत्म होती जा रही है। उसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर थोड़ा सा खत्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब उन्होंने इस छड़ को डाल दिया तो उन्हें कुछ समय पश्चात कुछ ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर जो बिकर था, बिकर में तो कोई चेंज नहीं लाना है, बिकर जैसा था वैसे ही बनाना आपको। यहाँ पर हमने बिकर को बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो जिंक की जो छड़ थी वो क्या हो गई बच्चों? यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर द्रव्यमान उसका कम कर दिया है और अभी यहाँ पर भरा हुआ है क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो छड़ थी जिंक की, उसका द्रव्यमान यहाँ पर हमें थोड़ा कम दिखाई दिया। तो हमने नोट किया इसका जो वेट था, द्रव्यमान था, जिंक छड़ का द्रव्यमान थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम प्राप्त हुआ, थोड़ा कम प्राप्त हुआ। चलिए, ये दिखाई दिया उनको। नंबर नेक्स्ट पर देखो बच्चों यहाँ पर कि अभी हमारे पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर था। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो नीले रंग का था। ठीक है बच्चों, कुछ देर बाद हमें पता लगा कि जो नीला रंग था ये थोड़ा फेड होने लगा, थोड़ा ये नीला रंग हटने लगा इसमें से। और नीला रंग हटने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें भूरे लाल रंग का कुछ कचरे जैसा यहाँ पर दिखाई देने लगा, जो यहाँ पर नीचे की तरफ जमा हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रेक्षण के अंदर कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया? अवक्षेपण दिखाई दे रहा है। कौन सा? रेडिश ब्राउन, हिंदी में कहेंगे इसको लाल भूरा कलर का क्या था? ये अवक्षेपण यहाँ पर जमा हुआ दिखाई दिया, अवक्षेपण हमें दिखाई दिया। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमें जो प्रेक्षण दिखाई दिया नंबर 3 पर कि कॉपर सल्फेट विलयन का ब्लू रंग अब हल्का होने लगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या हुआ आगे? हमें यहाँ पर विलयन में क्या दिखाई दिए बच्चों? यहाँ पर हमें विलयन में सॉल्यूशन में क्या दिखाई दिए? विलयन में हमें लाल भूरे रेडिश ब्राउन अवक्षेपण दिखाई दिए। तो भाई अवक्षेपण दिखाई दिए, तो उनकी भूल ने एक नया आविष्कार को यहाँ पर जन्म दिया, क्योंकि वो बाई चांस भूल गए थे, जिंक की छड़ को निकालना भूल गए थे। ठीक है, हमने यहाँ पर जिंक की छड़ को यहाँ तक ही गलाया है, ऊपर नहीं गलाया है क्योंकि ऊपर तो सॉल्यूशन था ही नहीं, तो ऊपर तो जैसी थी वैसी यहाँ पर नीचे की तरफ हमने गला दिया है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए कि विलयन गर्म हो जाता है जब उसको हमने हाथ लगाया, तो
जिंक की छड़ का द्रव्यमान थोड़ा कम प्राप्त हुआ, कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग था थोड़ा फेड होने लगा और हमें यहाँ पर नीले क्या रेडिश ब्राउन कलर का अवक्षेपण मुझे यहाँ पर प्राप्त होने लगा है। तो बच्चों इसको उन्होंने जब सर्च किया कि हुआ क्या, कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ नया काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उनको पता लगा कि यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से जो जिंक था अपने पास में ठोस अवस्था में, जो जिंक था ठोस अवस्था में, मैं बात कर रहा हूँ पहले चित्र की, ये पहले नंबर का चित्र मान लेते हैं, ये दूसरे नंबर का चित्र मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि पहले नंबर के चित्र में हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, उनको पता लगा कि जो जिंक था कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। वो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर जिंक जब ठोस अवस्था में यहाँ पर उपस्थित है तो वो जब कॉपर सल्फेट विलयन में आता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन में जब वो आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को वहां पर त्याग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जिंक ने यहाँ पर जब वो विलयन में आया, किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन में आया, तो उसने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब वो आ चुका है जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम आ चुका है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और खुद आ चुका है कहाँ पर, सॉल्यूशन में आ चुका है। अतः यहाँ पर जिंक +2 आयन हमें बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पाते हैं, हम बात करें सेकंड नंबर के चित्र में। सेकंड नंबर के चित्र में हुआ क्या भाई, सेकंड नंबर के चित्र में हमें पता है कि यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमें कॉपर +2 आयन दिखाई देंगे, सल्फेट आयन दिखाई देंगे। अब जो कॉपर +2 जो आयन थे, कॉपर +2 जो आयन थे वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पर इसके द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। ये कहा था अभी एक्वस सॉल्यूशन में था, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कॉपर ठोस बनने लगा, कॉपर किस में आ गया, ठोस अवस्था में यहाँ पर बनने लगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। पहले अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और जिंक, अब जिंक नहीं रहा, अब वो बन चुका है जिंक +2 आयन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं वो कॉपर +2 आयन ने ग्रहण किए और वो बन चुका बच्चों क्या, ठोस अवस्था में वो प्राप्त हो चुका है, हमें कॉपर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, यदि मैं दोनों अभिक्रियाओं को परस्पर जोड़ देता हूं ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। हमने देखा कि जिंक जो ठोस अवस्था में था वहाँ पे क्या हुआ, और कॉपर जो एक्वस अवस्था में था, जलीय अवस्था में था, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वो परिवर्तित हो रहे हैं किसके अंदर, ये हो गया जिंक, ये हो गया कॉपर, ये अपने पास में क्या था, जिंक ठोस से चला गया एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में +2 के अंदर, और जो अपने पास कॉपर था वो चला गया कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो आपने देखा बच्चों ये ठोस अवस्था में प्राप्त हो चुका है और जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ पर देखा गया बच्चों वैज्ञानिक के द्वारा कि यहाँ पर ऊर्जा का निष्कासन भी हुआ, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बन जाती है अपने पास में कौन सी, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया है और कॉपर +2 ने अपना रिडक्शन किया है, मतलब अपचयन किया है, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। अब बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की हम बात करें तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स में हमें दिखाई दे रही है कौन सी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दिखाई दे रही है। अतः ये रेडॉक्स अभिक्रिया की एक आदि अभिक्रिया है, ठीक है। आदि ये है और आदि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो हमने देखा कि ऊपर वाली जो अभिक्रिया है बच्चों ये कौन सी है, ये ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो नोट किया हमने यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ये क्या पूरी है, क्या ये रेडॉक्स की आदि है, रेडॉक्स ये तो पूरी ये वाली है, तो आदि बनी कौन सी, ऊपर वाली। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया इसको हम बोल सकते हैं, है ना। मैं शब्द लिख देता हूँ अभी, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर कॉपर +2 जो जलीय माध्यम में थे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपचित होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, वो अपने पास में, सॉरी ऑक्सीजन तो लिख दिया हमने, कौन सी है, ये अपचयन है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया में दिखाई दे रही है। और उसको हम भविष्य में लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नाम से लिख देंगे, ओके। यहाँ पर हमने नोट किया OHR एंड RH नोट कर दिया। बच्चों जब वैज्ञानिक ने इन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया तो उनको पूरी कहानी यहाँ पर समझ में आ गई थी। क्या समझ में आई उनको, तो देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ये जो जिंक था वो प्रारंभ में हमें यहाँ पर था किस अवस्था में, ठोस अवस्था में था, मतलब ये इसकी छड़ थी, ठीक है।
लेकिन जब यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हुई तो क्षण वाला जो जिंक था वो चला गया है जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई है तो यहाँ पर कहाँ पर आ चुका है, ये आ चुका है विलयन में। तो भाई यहाँ पर जो क्षण के परमाणु विलयन में आने लगेंगे आयन के रूप में, तो क्षण का वजन क्या होगा, भार क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि क्षण का द्रव्यमान यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। कौन सी क्षण का, जिंक की क्षण का। ठीक है, क्योंकि ठोस अवस्था में से चेंज हो रही है, अपने आप को कर रही है किसके अंदर, वो एक्वस मीडियम में या जलीय माध्यम में आ चुके हैं उसके परमाणु, इसलिए वो वजन कम होता जा रहा है किसका, क्षण का। बच्चों नेक्स्ट पेपर उन्होंने देखा कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है। यदि ऊर्जा निकलेगी तो बीकर को क्या करेगी बच्चों, गर्म कर देगी। इसलिए हमने देखा कि विलयन वहां पर क्या होने लगा, गर्म होने लगा, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है। तो इससे क्या पता लगा कि ऊर्जा निकलने से जो बीकर था या उसमें जो विलयन था वो वहां पर क्या होने लगा, वो गर्म होने लग गया। ठीक है, तो हमने एक का पता किया, दो का पता किया, तीसरे पाते हैं कॉपर सल्फेट विलयन का ब्लू रंग अब हल्का होने लगा। भाई प्रारंभ में था ये ब्लू रंग का था, अब हल्का क्यों हुआ, हल्का इसलिए हुआ तो ध्यान से देखेगा कि कॉपर पहले आपके पास में कहाँ था बच्चों, ये था विलयन में था, एक्वस मीडियम में था, ये विलयन में था, और कॉपर +2 की वजह से विलयन का रंग क्या था, नीला रंग का था। ठीक है, कॉपर +2 आयन है तो नीला रंग है। लेकिन कॉपर +2 अभिक्रिया में के अंत में पहुंच गया किसमें बच्चों, ठोस अवस्था में चला गया। अतः यहाँ पर कॉपर +2 आयन अब यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और कॉपर +2 आयन कम होंगे तो विलयन का जो नीला रंग था वो हल्का सा फेड होने लगेगा, वो हल्का पड़ने लगेगा, क्योंकि कॉपर +2 की वजह से नीला रंग आता है, ताकि कॉपर की वजह से। ठीक है, तो कॉपर +2 आयन कम हुए, कॉपर में चेंज हो चुके हैं, अतः हल्का नीला रंग वहां पर थोड़ा सा हमें कम दिखाई देगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि भाई रेडिश ब्राउन जो लाल भूरे रंग का अवक्षेपण था वो क्या था। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में जो कॉपर +2 था वो विलयन में था, अब ये ठोस अवस्था में आ चुका है। ठोस अवस्था में आता है तो ये विलयन के पात्र में यहाँ पर एकत्र होने लग जाएगा, और ये पात्र में एकत्र हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जमा हुआ जो पदार्थ है ये अवक्षेपण है वो हमें कॉपर का दिखाई दिया। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें किस प्रकार से दिखाई देगा बच्चों, ये हमें यहाँ पर अवक्षेपित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अवक्षेपण है। अतः इस वजह से हमें यहाँ पर लाल भूरे रंग का अवक्षेपण दिखाई देता है पात्र के अंदर। तो बच्चों ये जो गलतियां थी साइंटिस्ट की वो एक चमत्कारी आविष्कार में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा निकलती है, वो इसी ऊर्जा को आगे भविष्य में काम लेने वाले हैं। और उन्होंने इस ऊर्जा को काम में लिया, और यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी सेल, बड़ी बड़ी बैटरी को बनाया, जिनसे हमारे जीवन सुचारू रूप से अभी चल रहा है। ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने गैल्वेनिक सेल को कैसे तैयार किया होगा। ठीक है, उसमें उनको क्या क्या समस्या आई, उन समस्या का निवारण उन्होंने कैसे किया। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण आप वो कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नोट किया हमने यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण, तो हमने नोट किया यहाँ पर कौन सा, अभी गैल्वेनिक पढ़ रहे हैं ना अभी, हाँ, गैल्वेनिक सेल का अब मुझे यहाँ पर निर्माण देखना है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल अब उन्होंने कैसे बनाया, उनको एक आइडिया तो मिल चुका था कि यहाँ पर कुछ अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को काम में लेने वाले हैं। तो देखिए उन्होंने गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे किया। तो बच्चों वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने प्रयोग को वापस से रिपीट करना प्रारंभ किया। उन्होंने इस बार क्या किया बच्चों, हो सकता है उन्होंने 2 बीकर लिए हो, या कुछ वैज्ञानिक ने वहां पर 1 बीकर से भी काम चलाया था, जिससे उनके पास सुविधा थी उससे काम करते गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास में यहाँ पर प्रारंभ में 1 बीकर था, हमने 1 बीकर लिया यहाँ पर। ओके, थोड़ा बड़ा बनाए क्या, चलो बड़ा बना लेते हैं, बाकी पॉइंट फिर हम उधर नोट कर लेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर 1 बीकर को बनाया, और इस बीकर में उन्होंने भर दिया था क्या, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ यहाँ पर, इस बार उन्होंने भर दिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ पर रख दी उन्होंने एक छड़ जिसका नाम था जिंक की छड़। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दी एक छड़ जो किसकी है, जिंक की रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने यहां पर दूसरे नंबर का बीकर भी लिया,
यहाँ पर हम दूसरे नंबर का बीकर ले सकते हैं। ये दूसरे नंबर का बीकर है। इस बीकर में क्या करना है बच्चों में, इस बीकर में हमें भर देना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये हमने भर दिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमें एक छड़ फिर से लगानी होगी। हमने यहाँ पर छड़ लगा दी है, कौन सी, कॉपर की। मैं यहाँ पर कॉपर की छड़ को लगा दिया है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर 2 बीकर को लिया, जिंक सल्फेट एक बीकर में भर दिया सॉल्यूशन के रूप में, विलेन के रूप में, उसमें लगा दिया हमने जिंक की छड़, वहां पर हमने कॉपर की छड़ लगाई है, वहां पर भर दिया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। ठीक है बच्चों, ऐसा करने के बाद में उन्होंने इन दोनों छड़ों को परस्पर एक बल्ब के द्वारा जोड़ दिया है। बल्ब लगा दें भाई, तो यहाँ पर हमने एक बल्ब भी लगा दिया है। ये बल्ब का पार्ट, और ये बल्ब जलता है तो अच्छी बात है, नहीं जलता तो कुछ और करेंगे। ठीक है, ये बल्ब अपने पास में लगा दिया हमने। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया, 2 बीकर को लेते हुए, एक बीकर में उन्होंने जिंक की छड़ को, दूसरे बीकर में कॉपर की छड़ को वहां पर उन्होंने रख दिया। बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपने पास में जो जिंक सल्फेट है ये एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट अपने पास में जलीय माध्यम में दिखाई दे रहा है। क्या होगा भाई, कुछ यहाँ पर कुछ चेंज होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो जिंक है बच्चों, यहाँ पर ये जो जिंक है ये छड़ को छोड़ता हुआ ये विलयन में आने लगता है। क्या करता है बच्चों, छड़ को छोड़ता हुआ विलयन में आने लगता है। और कैसा आएगा, जैसे कि आपने देखा कि जिंक यहाँ पर ठोस अवस्था में है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर +2 आयन में आता है और वो विलयन में आने लग जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो जिंक था, ये जिंक यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो त्याग रहा है और किस में आता है बच्चों, ये +2 अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। कौन सी अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होती है बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे पाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे देखेगा। जब जिंक यहाँ से यहाँ पर आया तो उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। कहाँ पर छोड़ा बच्चों, यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, छड़ के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, छड़ के ऊपर चले गए। ये छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन है किसके, जिंक के। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ये आ रहे हैं इस तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि जिंक से छड़ के से होते हुए कहां पहुंच रहे हैं बच्चों, कॉपर की तरफ वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अपने पास में है। तो इसका मीनिंग हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसके से हमें मिलेंगे क्या, कॉपर +2 आयन मिल जाएंगे। कॉपर +2 आयन हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम देख पा रहे हैं कि ऊपर से कौन आया भाई, ऊपर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आते जा रहे हैं। यहाँ पर कॉपर यहाँ पर तलाश कर रहा है कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम भी यहाँ पर अपना काम करें। तो यहाँ पर देखा उन्होंने कॉपर +2 ने कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, अतः कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 आयन इन इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाएगा उनको ग्रहण करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर अभिक्रिया में लिखा कि कॉपर +2 आयन जो एक्वस मीडियम में था वो छड़ से प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन को और पहुंच जाता है कहाँ पर बच्चों, वो कॉपर ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। और जब वो ठोस अवस्था में पहुंचेगा तो वो यहाँ पर कॉपर की छड़ पर जमा होने लग जाएंगे। ठोस अवस्था में है तो जो वो जमा होने लग जाते हैं। इधर का हाल क्या था, इधर का हाल ये था कि जिंक के जो परमाणु थे वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए विलयन में जिंक +2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार की अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पर ऑक्सीकरण दिखाई दिया, मुझे वहां पर अपचयन दिखाई दे रहा है। ये ठोस अवस्था में था, ये आ चुका है कौन से माध्यम में, एक्वस मीडियम में आ चुका है।